शिबुया में इतने सारे कांड होने के बाद जुजूत्सु वर्ल्ड के हायर अथॉरिटीज इतादोरी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और इतादोरियन गेटो के वजह से कई सारे मासूम लोगों की जाने गई और 10 मिलियन से ज्यादा कर्स स्पिरिट्स पूरे जापान में घूम रहे हैं। एंड इसी की वजह से हायर अथॉरिटीज यूता ओकुत्सु को बुलाते हैं इतादोरी को मारने के लिए। अगर मैं ऊपर से यूता एंड हायर अथॉरिटीज के रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने जुजुत्सु काइसेन 0 पढ़ी है तो पहले हायर अथॉरिटीज यूता को मारना चाहते थे, बट थैंक्स टू गोजो दे ड्रॉप दिस प्लान। बट एनीवेज हायर अथॉरिटीज से बात करने के बाद यूता अपना मन बना लेता है कि ही विल किल इतादोरी एंड साथ ही वो एक बाइंडिंग वाउ साइन भी करता है। आफ्टर दैट इसके बाद हमें जुजुत्सु हेडक्वार्टर से एक नोटिस पढ़ने को मिलता है जहां हमें यह पता चलता है कि सुगोरो गेतो को जान से मार देने का ऑर्डर है। प्लस सातोरू गोजो भी इन्वॉल्व था शिबुया इंसिडेंट में, जिसकी वजह से उसे जुजुत्सु वर्ल्ड से निकाल दिया गया है और उसके सील को रिमूव करना एक क्रिमिनल एक्ट होगा। और साथ ही साथ प्रिंसिपल यागा को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है बिकॉज ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन शिबुया इंसिडेंट। एंड यूजी इतादोरी को जान से मार देने का ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद इसी ही आर्क में हमें जेनिन क्लैन के बारे में जानने को मिलता है, जहां हमें यह पता चलता है कि जो जेनिन क्लैन के हेड है उनकी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है और वो कभी भी टपक सकते हैं। एंड इसी आर्क में हमें नायोआ जेनिन, जेनिची जेनिन एंड ओगी जेनिन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो अगर मैं जेनिन फैमिली के लोगों की बात करूं तो किसी की भी किसी के साथ नहीं बनती है एंड हर कोई जेनिन क्लैन का हेड ही बनना चाहता है। लेकिन नायोआ जेनिन बाकी लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड इसके वजह से ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि ही विल बिकम द नेक्स्ट हेड ऑफ जेनिन क्लैन। जेनिन क्लैन के हेड के मरने के बाद जब उनकी वसीयत खुलती है तो उनके वसीयत में साफ साफ लिखा होता है कि नेक्स्ट हेड नायोआ जेनिन को बनाया जाएगा और जितने भी कर्स टूल्स है वो सब उसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन बाय समहाउ अगर गोजो मरता है या फिर मेंटली इल होता है किसी भी कारणों से, तब मेगुमी फुशिगुरो को हेड बनाया जाएगा और सारे असेट्स उसे सौंप दिया जाएगा। अगर मैं सिंपली समझाऊं तो नाउ मेगुमी फुशिगुरो इज द नेक्स्ट हेड ऑफ जेनिन क्लैन। और ये बात नायोआ जेनिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनफैक्ट नायोआ जेनिन इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है और टोक्यो जाने के डिसाइड करता है टू किल मेगुमी एंड सुकुनास वेसल इतादोरी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम टोक्यो पहुंचते हैं जहां हमें ये पता लगता है कि इतादोरी काफी जल्दी रिकवर हो रहा है। एंड अब सभी को पता है कि शिबुया इंसिडेंट आर्क में इतादोरी काफी सीरियसली इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसने अभी सुकुना के साइड से 15 फिंगर्स खा लिए हैं, जिसकी वजह से उसका रिकवरी प्रोसेस काफी जल्दी से हो रहा है। ऑल्सो इसी सीन में चोजो भी होता है जहां चोजो एंड इतादोरी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कर्स स्पिरिट्स को मारेंगे जो टोक्यो में है। एंड इसलिए इतादोरी एंड चोजो मिलकर बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को मारते हैं। एंड वेल फाइटिंग विद कर्स स्पिरिट्स चोजो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है इतादोरी के फाइटिंग स्किल से और मन ही मन ये सोचता है कि इस बंदे का फिजिकल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल का है। बट एनीवेज जब इतादोरी एंड चोजो कर्स स्पिरिट्स को मार रहे होते हैं तभी इसी सीन में एंट्री होती है नायोआ जेनिन की, जो मेगुमी की तलाश में है। एंड इतादोरी को देख नायोआ इतादोरी के एग्जीक्यूशन की खबर इतादोरी को देता है एंड देन वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद ही इतादोरी को मारेगा। इसके बाद इतादोरी एंड चोजो वर्सेस नायोआ की लड़ाई होती है जहां हमें एज अ रीडर ये साफ साफ पता चल जाता है कि नायोआ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी इसी सीन में यूता ओकुत्सु की एंट्री होती है जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ कर्स एनर्जी। एंड नायोआ इतादोरी एंड चोजो कैन फील हिज कर्स एनर्जी प्रेशर। यूता के आने के बाद चीजें थोड़ी सी बदल जाती है बिकॉज वो स्पेसिफिकली इतादोरी को ही मारने आया है। एंड इसलिए चोजो इतादोरी को बोलता है कि वो यहाँ से भाग जाए बिकॉज यूता को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चोजो की बात मानकर इतादोरी वहां से भाग जाता है और यूता उसका पीछा करता है। एंड ऑन द अदर हैंड नायोआ और चोजो के बीच लड़ाई होती है जहां हमें ये पता चलता है कि नायोआ को चोजो के कर्स टेक्निक के बारे में पता है। तो फास्ट फॉरवर्ड टू द स्टोरी, यूता इतादोरी के साथ कॉट अप कर लेता है एंड देन हमें यूता और इतादोरी की लड़ाई देखने को मिलती है। एंड जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तब हमें एज अ रीडर ये पता चलता है कि इन टर्म्स ऑफ पावर यूता इज वेरी वीक बट इन टर्म्स ऑफ कर्स एनर्जी ही इज स्ट्रॉन्गर देन गोजो। बस फर्क इतना ही है कि गोजो अपना कर्स एनर्जी अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकता है एंड वही यूता अपना कर्स एनर्जी एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज कर सकता है। और अगर हम इतादोरी की बात करें तो ही स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ पावर बट उसका कर्स एनर्जी काफी कम है यूता से। बट एनीवेज अगर मैं इतादोरी एंड यूता की लड़ाई की बात करूं तो इन दोनों के बीच काफी कमाल की फाइट होती है, लेकिन इतादोरी को काफी मुश्किलें आती है बिकॉज वो यूता के मूव्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा
होता है। प्लस यूता के बॉडी से कॉन्स्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी निकल रहा है, जिसके वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो फास्ट फॉरवर्ड द स्टोरी, विद द हेल्प ऑफ रीका, यूता फाइनली इतादोरी को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं चोजो एंड नायोया की फाइटिंग की बात करूं तो चोजो को भी काफी मुश्किलें आती है नायोया से लड़ते वक्त, बिकॉज चोजो नायोया के कर्स टेक्निक के बारे में पता नहीं लगा पा रहा है। सो व्हाइल फाइटिंग विद चोजो, नायोया अपने भाइयों के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि व्हाई ही हेट हिज ब्रदर्स। इसके रिप्लाई में चोजो बोलता है, तुम तुम्हारे भाइयों की वजह से ही स्ट्रांग हो। बड़ा भाई अगर कोई गलती करे तो छोटा भाई उनके गलतियों से कुछ सीख सकते हैं, एंड अगर बड़ा भाई कोई सही राह चुने तो छोटा भाई उस राह पर चल सकता है। तो ऐसा ही कुछ चोजो बोलता है नायोया को, और उसके ब्रदर इसू के बारे में मैं क्या ही बात करूं। बट एनीवेज आगे हम ये देखते हैं कि चोजो अपने बॉडी का सारा खून यूज करता है और खून की सुनामी लाता है। एंड ये देखकर नायोया टोटली सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज इतना सारा खून यूज करने पर चोजो को मर जाना चाहिए। लेकिन इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि चोजो अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से वो जिंदा है, और जब तक उसके पास कर्स एनर्जी है तब तक वो नहीं मरेगा फ्रॉम ब्लड लॉस। तो खून के सुनामी को देखकर नायोया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर चोजो साइड से अटैक करता है और नायोया को इंजर्ड कर देता है। एंड तभी इस सीन में यूता की एंट्री होती है मरे हुए इतादोरी के साथ, और चोजो को नॉकआउट कर देता है। एंड आफ्टर दैट यूता अपने कर्स टेक्निक से नायोया को हील कर देता है और बोलता है कि वो इतादोरी के मरने की खबर हायर अथॉरिटीज को दे दे। तो इसके बाद हमें बहुत अजीब सा सीन देखने को मिलता है, जहां हम इतादोरी के ग्रैंडफादर और फादर को देखते हैं, और इतादोरी के फादर एक बच्चे को पकड़े हुए है जो इतादोरी ही है। तो इतादोरी के ग्रैंडफादर अपने बेटे को बोलते हैं कि वो अपने वाइफ को छोड़ दे, नहीं तो वो मारा जाएगा। एंड इसी बीच हमें इतादोरी के मदर को दिखाया जाता है, जिनके माथे पर स्टीचेस है। सो आई डोंट नो मैं इस चीज को किस तरीके से कॉम्प्रिहेंड करूं, बट आई थिंक दिस इज समथिंग रिलेटेड टू गेटो, विलन वाला गेटो। बट एनीवेज इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो सीन था ये एक सपना था। एंड इन नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि इतादोरी जिंदा है, एंड इतादोरी को होश में आता हुआ देख यूता काफी रिलैक्स्ड हो जाता है और बताता है कि गोजो सेंसे ने उसे इतादोरी की हिफाजत करने के लिए कहा था, और इसलिए उसने रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू इतादोरी को हील कर दिया। बट जुजुत्सु वर्ल्ड के लोगों को अभी भी यही लगता है कि इतादोरी मर गया है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इतादोरी को ये लगता है कि उसे मर जाना चाहिए, बिकॉज उसने काफी मासूम लोगों की जाने ली। एंड तभी इसी सीन में मेगुमी की एंट्री होती है, जो इतादोरी को समझाते हुए कहता है कि वो उसकी गलती नहीं है, एंड अभी हमें बहुत बड़े प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। तो इसके बाद हमें मेगुमी के थ्रू ये पता चलता है कि नोरोतोशी कामो ने एक बहुत बड़ा बैटल गेम रखा हुआ है, जिसका नाम कलिंग गेम है, और ना चाहते हुए भी सुकुमी मेगुमी की बहन इस गेम का हिस्सा है। एंड इसलिए इतादोरी एंड मेगुमी को इस गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इस गेम को रोकना पड़ेगा। तो यहीं पर ही इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क खत्म होता है और इसके बाद कलिंग गेम आर्क शुरू होता है। एंड इस आर्क की तरह मैंने और दो जुजुत्सु काइसेन के आर्क एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख लेना। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना।